हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो टेस्ट सीरीज नंबर 6 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आईएसओ डैश का पूर्ण नाम है। तो आईएसओ किसका पूर्ण नाम है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। तो आंसर हो जाएगा आपका बी। आईएसओ जो है एक स्टैंडर्ड मानकीकरण संगठन है। क्या है? मानकीकरण संगठन है, जो कि एक सर्टिफिकेट देता है, क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट देता है। क्या देता है? क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट। क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट, सिटी लिख देते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्रदान करता है कौन? आईएसओ। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि क्लोनीमीटर डैश से संबंधित है। क्लोनीमीटर किससे संबंधित है? तो क्लोनीमीटर जो है वो कोनिया गेज से संबंधित है। किससे संबंधित है? कोनिया गेज से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रयोग करके क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण के संबंध में एक वस्तु के ढलान कौन को मापते हैं। कोलोनीमीटर का प्रयोग करके क्या मापते हैं? ढलान कौन को मापते हैं। ठीक है ना, किसको मानते हैं? ढलान कौन को मापते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर क्वेश्चन। टेढ़ी मेढ़ी सतहों को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला रूल कौन सा है? तो टेढ़ी मेढ़ी सतह को जांचने के लिए प्रयोग होने वाला जो रूल है वो कौन सा रूल है? स्टील टैप है, स्टील रूल है। ठीक है ना, स्टील रूल जो होता है, स्टील रूल क्या होता है? लचीला होता है, जिससे आसानी से फोल्ड भी हो जाता है। या क्या होता है? लचीला होता है और आसानी से फोल्ड भी हो जाता है। लचीला होता है और आसानी से फोल्ड भी हो जाता है ये। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। स्टील रूल जो होता है वो एससीएस यानी कि हाई कार्बन स्टील से बना होता है। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, कहता है कि एक सीधी रेखा या वक्र रेखा को बराबर भागों में विभाजित करने के लिए उचित उपकरण कौन सा है? तो सीधी रेखा या वक्र रेखा को यदि आपको विभाजित करना है तो आपको डिवाइडर यानी कि विभाजनी का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? डिवाइडर यानी कि विभाजनी का। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। विभाजक का मतलब ही होता है कि बांटना या विभक्त करना। क्या होता है? बांटना या विभक्त करना। तो ये डिवाइडर क्या है? बांटने वाला उपकरण है। यह भी जो है एससीएस हाई कार्बन स्टील का बना होता है। ठीक है ना, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित सूची को मिलान कीजिए। तो वर्नियर कैलिपर है, क्या मापता है? उसके बाद साइन बार क्या मापता है? स्क्रू गेज क्या मापता है? सबके बारे में आपको क्या करना है? मिलान करना है। तो वर्नियर कैलिपर मापता है क्या? तो वर्नियर कैलिपर जो मापता है वो क्या मापता है? व्यास को। ए नंबर हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर क्या मापता है? व्यास को। उसके बाद स्क्रू गेज या फिर साइन बार जो मापता है, साइन बार मापता है कौन को? कौन को साइन बार मापता है? तो ये वाला हो गया सी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आपकी स्क्रू गेज है। स्क्रू गेज या परावर्तित की डिग्री क्या मापता है? परिशुद्धता मापता है। परावर्तित की डिग्री परिशुद्धता मापता है। और स्क्रू गेज क्या मापता है? यू आकार के फ्रेम में लगा हुआ एक श्रिंक डाउ स्पिंडल स्क्रू जो कि एक थिम्बल से जुड़ा हुआ हो। इसका क्या हो जाएगा? डी। एक का डी और दो का सी। एक का डी, दो का मतलब कि ए का जो हो जाएगा ए का डी, ए का चौथा इसमें भी है। बी का जो हो जाएगा बी का सॉरी ए का एक हो जाएगा ना, ए का एक। बी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी का जो हो जाएगा परिशुद्धता 4, बी का 4। इस तीनों ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी वाला आंसर होगा बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी नहीं, ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर होगा। देख लीजिए एक बार और मिलाइए। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सी नंबर का साइन बार क्या मापता है? कौन? तो सी का दू किसमें है? सी का दू इसमें है और किसी में है नहीं। साइन बार क्या मापता है? कौन? वर्नियर कैलिपर क्या मापता है? व्यास। वर्नियर कैलिपर मापता है व्यास। तो ए का 3 किसमें है? इसमें। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि छेनी यानी कि चीजल जो है निम्न में से किस धातु की बनाई जाती है? तो चीजल किस धातु की बनाई जाती है? हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। चीजल जो आकार होता है इसका, चाहे तो गोल होगा, क्या होगा? चाहे तो गोल होगा, चाहे होगा कैसे? षष्ठभुज होगा, या फिर होगा क्या? तो अष्टभुज होगा। क्या होगा? अष्टभुज होगा। चीजल का जो अष्टभुज होगा। ठीक है ना, चीजल का आकार कैसा होगा? चाहे तो गोल होगा, चाहे षष्ठभुज होगा, चाहे अष्टभुज होगा। ठीक है ना, और इसका जो कटिंग एज होता है, कटिंग एज जैसे कि चीजल का नीचे वाला कटिंग एज है, उसको 30 से 35 तक हार्ड व टेम्पर किया जाता है। क्या किया जाता है? हार्ड व टेम्पर किया जाता है। चीजल 2 टाइप का होता है। छेनी जो होता है ना वो कितना टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। एक क्या होता है? हॉट चीजल। एक होता है हॉट, एक होता है कोल्ड। हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। हॉट चीजल होता है
कोल्ड चीजल होता है। हॉट चीजल का जो कटिंग एज होता है वो 30 डिग्री का होता है। हॉट चीजल का कटिंग एज कितना का होता है? 30 डिग्री का। इसका उपयोग जो होता है फॉर्जिंग सोप में होता है। हॉट चीजल का उपयोग जो होता है वो फॉर्जिंग चीजल में होता है। हॉट चीजल कहते हैं किसको है? तो इस प्रकार का छेनी में गर्म धातु को काटने या चिपिंग क्रिया करने के लिए किया जाता है। हॉट चीजल का प्रयोग कहाँ किया जाता है? गर्म धातु को काटने और चिपिंग क्रिया करने में। कोल्ड चीजल का जो प्रयोग किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? तो इस छेनी का प्रयोग जो है ठंडी अवस्था में काटने में वस्तु को किया जाता है, कोल्ड चीजल को। ये बात आप समझ गए। वर्कशॉप में विभिन्न कार्यों में जो काम किया जाता है वो कोल्ड चीजल का, वर्कशॉप में सबसे ज्यादा कोल्ड चीजल उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट है इनसाइड माइक्रोमीटर का प्रयोग निम्न में से किस स्तर की सटीकता मापने के लिए करते हैं? तो कितना इसका एलसी कितना होगा, लिस्ट काउंट कितना होगा इनसाइड माइक्रोमीटर का? 0.01 mm, 0.01 mm, ठीक है। इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है, इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग जो है आंतरिक डायमीटर चेक करने में करते हैं। किसमें करते हैं? आंतरिक डायमीटर चेक करने में। आंतरिक डायमीटर चेक करने में इनसाइड माइक्रोमीटर का उपयोग करते हैं, ठीक है। आउटसाइड माइक्रोमीटर सबसे अधिक जो है प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है आंतरिक डायमीटर चेक किया जाता है। इनसाइड माइक्रोमीटर जो कार्य करता है वो किस पे कार्य करता है? लीड व पिच के सिद्धांत पर, लीड व पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। इनसाइड माइक्रोमीटर जो होता है वो लीड व पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इनसाइड माइक्रोमीटर लीड व पिच के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट है कि एक खुली बेल्ट की बड़ी पुल्ली का व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है। व्यास क्या चीज है? व्यास जो है 40 सेंटीमीटर, यहीं से याद कर लीजिएगा। डी जो है 40 सेंटीमीटर है। छोटी पुली का व्यास जो है, बड़ी पुली का व्यास है, बड़ी पुली का व्यास जो है 40 सेंटीमीटर है। और छोटी पुली का जो है ये बड़ी डी हो गया, ये बड़ी डी हो गया। ये छोटी पुली का व्यास जो है ये छोटी डी हो गया, ठीक है ना, छोटी डी हो गया, ठीक है। जैसे जैसे हम बोल रहे हैं वैसे वैसे आप जो है नोट डाउन करते जाइए। जैसे बड़ी पुली का व्यास बोला तो कैपिटल डी हो गया, छोटी पुली का व्यास बोला तो स्मॉल डी हो गया, ठीक है ना। 30 सेंटीमीटर है तथा दोनों पुली के केंद्र के बीच की दूरी 500 मीटर है। तो ये जो हो गया इसको 500 मीटर दूरी हो गया, इसको सी से डिनोट कर देते हैं। तो खुली बेल्ट की लंबाई कितनी होगी? खुली बेल्ट की लंबाई कितनी होगी? इसका फार्मूला होता है एल बराबर जो होता है, लेंथ बराबर जो होता है 2c प्लस 1.57 इंटू बड़ी डी माइनस छोटी डी, बड़ी डी माइनस छोटी डी प्लस बड़ी डी माइनस छोटी डी बटा 4c इसका स्क्वायर, बड़ी डी माइनस छोटी डी का स्क्वायर बटे 4c। अब इस पे क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो यहाँ आपको बता दिए ABC बता दिए आपको, अब इस पे पुट करना है। तो यहाँ पे देखिए C का कितना है, C का वैल्यू आपको बताया 500 गुना 2 1000 प्लस यहाँ पे डी का, दोनों डी का अंतर कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको गुना करेंगे 10 से 1.57 में कितना होगा? 1.57 में गुना करेंगे, यहाँ प्लस होगा, सॉरी यहाँ प्लस होगा उधर माइनस होगा। इस दोनों का सम कितना होगा? 70 गुना क्या करेंगे? 1.57, 70 गुना 1.57 तो कितना होगा? 109.9, ठीक है ना। अब देखिए इस दोनों का अंतर कितना? 10 बटा 4 गुना 500 मतलब 2000, एक बट्टा क्या होगा? 200, 1/200 मतलब 0.05, ठीक है ना, 0.05। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे, 1000 इधर हो गया, 109 इधर हो गया, 0.5 इधर हो गया, 0.9 हो गया, टोटल कितना हो जाएगा? 1110 के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1110 सेंटीमीटर जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फार्मूला याद रखिएगा, आपको बेल्ट की लंबाई याद करना है। बेल्ट की लंबाई बराबर 2c प्लस 1.57 इंटू कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी प्लस कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी का होल स्क्वायर बटे में 4c। इस पे पुट कीजिएगा, आपको डी मालूम है, दोनों डी कैपिटल डी स्मॉल डी मालूम है, आपको सी मालूम है। आप सॉल्यूशन कर लीजिएगा खुद से, यदि इसमें समझ में नहीं आया तो फॉर्मूला आपको पता चल गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं कि मास प्रोडक्शन का क्या अर्थ है। मास प्रोडक्शन का क्या अर्थ है? किसी भी वस्तु का निश्चित संख्या में उत्पादन। क्या है मास प्रोडक्शन का अर्थ? किसी भी वस्तु का निश्चित संख्या में उत्पादन, ठीक है ना। मास प्रोडक्शन में क्या होता है? तो बहुत अधिक मात्रा में इसमें प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है ना। मास प्रोडक्शन का कुछ लाभ और कुछ हानि भी है। जैसे कि कुछ लाभ में चले तो लाभ पार्ट्स के उत्पादन में समय की बचत करता है। मास प्रोडक्शन करते हैं तो समय की, टाइम की बचत होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि उत्पादित पार्ट्स की कीमत को कम करता है, ठीक है ना। जब अधिक मात्रा में मास प्रोडक्शन होगा तो कीमत कम होगा ही होगा, ठीक है ना। कुछ हानि भी है, जैसे प्रारंभिक खर्चा अधिक पड़ता है। मास प्रोडक्शन का प्लांट बैठाएंगे, कोई बड़ा प्लांट बैठाइए तो आपको उसमें क्या होगा? खर्च अधिक होगा। क्या होगा? हानि में खर्च अधिक होगा। उसके बाद क्या होता है? यही सब है कि हानि में खर्च अधिक होगा इसमें।
पार्ट्स के उत्पादन में समय कम लगेगा, उत्पादन की कीमत कम लगेगी, उत्पादन अधिक मात्रा में कर पाएंगे। ठीक है ना, यही सब इसका लाभ है, इसको जान लेना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता है न्यूट्रल ज्वाला में ऑक्सीजन और एसिटिलीन को किस अनुपात में मिलाया जाता है। न्यूट्रल ज्वाला में जो होता है ऑक्सीजन और एसिटिलीन को किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:1 में। किस अनुपात में मिलाया जाता है? 1:1 में। ठीक है ना। न्यूट्रल फ्लेम के द्वारा जो होता है माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील, कास्ट आयरन का कॉपर इत्यादि को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है? तो माइल्ड स्टील, स्टेनलेस स्टील तथा कास्ट आयरन, उसके बाद कॉपर, ये सभी को क्या किया जाता है? न्यूट्रल फ्लेम में जोड़ा जाता है। इसके लिए लगभग तापमान कितना चाहिए? 3260 डिग्री सेल्सियस चाहिए न्यूट्रल तापमान कितना चाहिए? 3260 डिग्री। इस फ्लेम को जो है न्यूट्रल ज्वाला फ्लेम को उदासीन फ्लेम भी कहते हैं। न्यूट्रल ज्वाला फ्लेम को क्या कहते हैं? उदासीन फ्लेम भी कहते हैं। ठीक है ना, उदासीन फ्लेम भी कहते हैं। तो राइट आंसर तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि थर्मिट वेल्डन प्रक्रिया में लौह ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड को डैश अनुपात में मिलाया जाता है। किस अनुपात में मिलाया जाता है? 3:1 में। किस अनुपात में मिलाया जाता है? 3:1 में मिलाया जाता है। लौह ऑक्साइड का अनुपात होता है 3 और एल्युमिनियम ऑक्साइड का अनुपात कितना होता है? 1। इसका प्रयोग जो है भारी पार्ट्स के वेल्डिंग करने में करते हैं। थर्मिट वेल्डिंग कहाँ करते हैं इसका उपयोग? भारी पार्ट्स की वेल्डिंग में इसका उपयोग करते हैं। भारी पार्ट्स की वेल्डिंग में थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। इस वेल्डिंग प्रक्रिया में एल्युमिनियम ऑक्साइड 1 भाग होता है और लौह ऑक्साइड जो होता है 3 भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कि तांबे के वेल्डन के लिए लेजर बीम वेल्डन प्रक्रिया का प्रयोग करने में आने वाली मूल समस्या डैश है। तो तांबे की जो वेल्डिंग करेंगे तो लेजर वेल्डिंग प्रक्रिया में आने वाली मूल समस्या क्या है? मूल समस्या है कि तांबे उच्च परावर्तकता और तांबे की उच्च तापीय चालकता होती है, दोनों होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है ना। लेजर बीम प्रकार जो होता है वो सुसंगत प्रकाश यानी कि सुसंगत प्रकाश होती है। लेजर बीम जो होता है एक क्या होता है? सुसंगत प्रकाश होता है। ठीक है ना, सुसंगत प्रकाश होता है। लेजर का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, LASER। लेजर का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, ये होता है एल फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला फुल फॉर्म होता है, या एक बार सर्च भी कर लेंगे LASER लेजर का फुल फॉर्म, तो आपको आ जाएगा लिखा हुआ। यदि आप चाहते हैं कि लिखा हुआ हमको चाहिए तो वो डायरेक्ट सर्च कर लेंगे गूगल में। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला उपयोग की जाती है। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में कौन सी ज्वाला उपयोग नहीं होती है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में जो होती है कौन सी ज्वाला नहीं होती है? तो नाइट्रोजन ज्वाला जो होती है उपयोग नहीं होती है। नाइट्रोजन ज्वाला जो है उपयोग नहीं होती है। नाइट्रोजन ज्वाला जो होती है, नाइट्रोजन फ्लेम जो होता है, नाइट्रोजन फ्लेम जो होता है, इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का अनुपात जो होता है 1:1 में होता है। ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो नाइट्रोजन फ्लेम में, ऑक्सीजन फ्लेम में जो होता है ऑक्सीडाइजिंग ज्वाला जो होता है, ऑक्सीजन फ्लेम इसको कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसमें जो होता है एसिटिलीन की मात्रा ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें एसिटिलीन की मात्रा जो होती है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक होती है इसमें। ठीक है ना, तो राइट आंसर तो ये होगी। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि फोर्जन के लिए प्रयुक्त पंच तथा ड्रिफ्ट किस धातु के बनाए जाते हैं। फोर्जन के लिए प्रयुक्त पंच और ड्रिफ्ट जो होता है 0.8% कार्बन स्टील का बना होता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है ना। पंच तथा ड्रिफ्ट जो होता है वो हार्ड व टेम्पर्ड होता है। पंच तथा ड्रिफ्ट जो होता है वो क्या होता है? हार्ड व क्या होता है? टेम्पर्ड होता है। पंच का उपयोग जो होते हैं, पंच या ड्रिफ्ट का उपयोग, पंच का प्रयोग ठंडी या गर्म धातु पर क्या कहते हैं? छिद्र बनाने के लिए भी करते हैं। किसके लिए करते हैं? छिद्र बनाने के लिए, या उसको छिद्र को उकेरने के लिए भी करते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ने के लिए की जाती है। इसमें डैश टूल का प्रयोग किया जाता है। तो ड्राइंग डाउन की क्रिया लंबाई बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें कौन से टूल का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो टूल का प्रयोग करते हैं वो टॉप एंड बॉटम फुलर टूल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टॉप या बॉटम फुलर टूल का प्रयोग करते हैं। या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। यह टूल जो होता है हाई कार्बन स्टील का बना होता है। हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हार्ड व टेम्पर होता है। ठीक है ना, हार्ड व टेम्पर होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। वह विशेषता जिसे एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काट सकता है क्या कहलाता है? जब एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को
काट सकता है उसको क्या कहते हैं, तो कठोरता कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ को काट सकता है उसको क्या कहते हैं, हार्डनेस कहते हैं। टफनेस के कारण जो होता है, टफनेस के कारण जो होता है, ये धक्के को सह सकता है, धक्के को सह सकता है, इसको ज्यादा धक्के को, झटकों को सह सकता है, ये धक्का या झटका को सह सकता है टफनेस के कारण। कोई भी धातु में ज्यादा टफनेस होगा तो वो क्या करेगा, ज्यादा धक्का या झटका को सह सकता है, ठीक है ना। उसके बाद तन्यता के कारण, डक्टिलिटी के कारण किसी भी धातु का हम तार खींचकर बना सकते हैं, ठीक है ना। डक्टिलिटी के कारण किसी भी धातु का हम तार बना सकते हैं। नेक्स्ट है कि तांबा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो तांबा और टीन मिलकर क्या बनता है, तो क्या बनता है, ब्रॉन्ज बनता है, यानी कि कांसा बनता है, ठीक है ना। ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, कांसा का बर्तन देखे होंगे पीछे काला होता है, वो तांबा और टीन से मिलकर ही बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या करता है कि खनिज यानी कि मिनरल्स क्या है, मिनरल्स क्या है, द्रव्य, गैस है, ये सभी है। तो क्या है, अकार्बनिक ठोस है। मिनरल्स जो होता है ये अकार्बनिक ठोस है, जैसे कि सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, पोटास इत्यादि जो है ये खनिज पदार्थ हैं। बताया आपको मिनरल्स में क्या है, सोना, चांदी, लोहा, अभ्रक, चांदी, लोहा, अभ्रक, उसके बाद अभ्रक, पोटास, ये सभी क्या है, ये सभी खनिज पदार्थ हैं। खनिज किसको कहते हैं, तो खनिज जो है वो समझिएगा, खनिज किसको कहते हैं, धातु तथा उसके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में मिलते हैं उसको क्या कहते हैं, वो जो ओरिजिनल रूप होता है धातु या यौगिक का, उसको क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। खनिज 3 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का खनिज, तो खनिज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, तो पहला जो होगा वो धात्विक खनिज होगा। धात्विक खनिज में जो हो जाएगा वो आ जाएगा लोहा, लोहा, चांदी, कोबाल्ट, धात्विक खनिज, कोबाल्ट। उसके बाद आपके पास अधात्विक खनिज आ जाएगा, सेकंड में जो हो जाएगा अधात्विक खनिज हो जाएगा, अधात्विक खनिज, अधातु लिख देते हैं सीधा सीधी। अधात्विक खनिज में जो आ जाएगा अभ्रक आ जाएगा, अभ्रक आ जाता है, पोटास आ जाता है, पोटास, सल्फर इत्यादि आ जाता है। और तीसरा जो होगा वो क्या हो जाएगा, ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज में जो होगा कोयला होगा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हो जाएगा ऊर्जा खनिज के अंदर आएगा, ठीक है ना। हमको लगता है अब इससे अच्छा नहीं हो सकता डिस्कशन। चलिए आगे कहता है निम्नलिखित में निम्न कार्बन इस्पात पर कठोर सतह प्राप्त करने के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनानी चाहिए। तो कठोर सतह प्राप्त करना है तो कौन सा विधि अपनाएंगे, कार्बोराइजिंग अपनाएंगे। इस्पात पर कठोर सतह प्राप्त करने के लिए कार्बोराइजिंग विधि का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। कार्बोराइजिंग 3 तरीके से कर सकते हैं, एक पैक कार्बोराइजिंग, कौन सा, पैक कार्बोराइजिंग, दूसरा गैस कार्बोराइजिंग, और तीसरा द्रव्य कार्बोराइजिंग। क्या, द्रव्य कार्बोराइजिंग। पैक कार्बोराइजिंग, गैस कार्बोराइजिंग, द्रव्य कार्बोराइजिंग, 3 प्रकार का कार्बोराइजिंग कर सकते हैं। कार्बोराइजिंग के द्वारा जो होता है, कार्बोराइजिंग के द्वारा ये माइल्ड स्टील, लो कार्बन स्टील को पार्ट्स को, जो ऊपरी सतह होता है उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ाकर उसको हार्ड किया जाता है। किसको किसको, तो माइल्ड स्टील, किसको, माइल्ड स्टील तथा लो कार्बन स्टील जिसमें कार्बन कम होगा, उसके ऊपरी सतह को क्या करता है, कार्बोराइजिंग की क्रिया से उसके ऊपरी सतह को क्या करते हैं, तो हार्ड बनाते हैं। नेक्स्ट है कि जंगरोधी इस्पात का अनिलीकरण किस तापमान पर करते हैं। तो जंगरोधी इस्पात का अनिलीकरण जो होता है 750 से 800 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है, ठीक है ना। 750 से 800 डिग्री सेल्सियस पर की जाती है। ये जो अनिलीकरण है, अनिलीकरण से क्या होता है, तो अनिलीकरण से क्या होता है, कठोरता में कमी आती है। कठोरता में क्या आती है, कमी आती है। कठोरता में क्या आती है, कमी आती है। और क्या होता है, ये मैशनेबिलिटी का गुण में वृद्धि हो जाता है। इसमें भी वृद्धि होता है, मशीनेबिलिटी के गुण में क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। क्या होता है, वृद्धि हो जाता है। अनिलीकरण के कारण कठोरता में कमी और मशीन एबिलिटी के गुण में वृद्धि होता है, ठीक है ना। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तथा यदि इस्पात को गर्म किया जाए तो तापमान 723 डिग्री सेल्सियस से ढांचे में परिवर्तन शुरू होता है। नए ढांचे को क्या कहते हैं, इस्पात को गर्म किया जाए तो तापमान 723 डिग्री सेल्सियस के ढांचे में परिवर्तित होता है। इस ढांचे को क्या कहते हैं, इस ढांचे को कहते हैं ऑस्टेनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्टेनाइट। तो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है ना, ऑस्टेनाइट कहते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में फिट किया जाता है। कंपाउंड रेस्ट के ऊपरी भाग में किसको फिट करते हैं, टॉप स्लाइड को फिट करते हैं। कंपाउंड रेस्ट को जो है, कंपाउंड रेस्ट को आप क्या कर सकते हैं, कंपाउंड स्लाइड भी कह सकते हैं। कंपाउंड रेस्ट को कंपाउंड स्लाइड भी कर सकते हैं, कंपाउंड स्लाइड भी कर सकते हैं, ठीक है। कंपाउंड रेस्ट को कंपाउंड स्लाइड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, उच्च कार्बन इस्पात की मशीनिंग करने के लिए डैश युक्त औजार का प्रयोग करते हैं।
उच्च कार्बन इस्पात की मशीनिंग के लिए कौन से युक्त औजार का प्रयोग करते हैं, तो बताइएगा। ऋणात्मक रैक कौन वाला औजार, उच्च कार्बन इस्पात की मशीनिंग करने के लिए ऋणात्मक रैक एंगल वाला जो है औजार प्रयुक्त करते हैं। कौन वाला, ऋणात्मक रैक एंगल वाला औजार प्रयोग करते हैं। रैक कौन जो होता है 3 प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक, एक होता है ऋणात्मक और एक होता है शून्य वाला। रैक एंगल कितने प्रकार का होता है, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक, एक शून्य, ठीक है ना। ये 3 प्रकार का रैक एंगल होता है। रैक कौन जो होता है ये 3 प्रकार का होता है, एक धनात्मक रैक कौन, एक होता है ऋणात्मक रैक कौन और एक होता है शून्य रैक कौन, ठीक है ना। ये 3 प्रकार का रैक कौन होता है। कांसा तथा कास्ट आयरन को शून्य रैक के साथ मशीनीकृत किया जाता है। शून्य के साथ किसको, कांसा तथा किसको, कांसा तथा कास्ट आयरन को शून्य रैक के कौन के साथ मशीनीकृत किया जाता है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट था। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल बोला है कि कौन जो है वो 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कुल कार्य दैर्ध्य 200 मिलीमीटर युक्त टेपर के कर्तन कार्य के लिए अपेक्षित ऑफसेट की मात्रा कितनी हो जाएगी, ऑफसेट की मात्रा कितनी हो जाएगी। आपको अल्फा कौन दिया हुआ 1 डिग्री और आपके पास कुल तरंग दैर्ध्य दिया हुआ एल दिया हुआ है आपके पास, ये क्या है एल है, ये क्या है अल्फा है। अल्फा कौन जो है 1 डिग्री और एल आपके पास दिया हुआ है कितना 200 mm। 1 डिग्री का मान दिया हुआ है इतना, ठीक है ना। एस बराबर जो होता है कर्तन कार्य के लिए अपेक्षित ऑफसेट की मात्रा जो होगी वो क्या होगा, एस इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है 10 अल्फा इंटू एल। 1 डिग्री का मान जो होता है 1 डिग्री का 10 अल्फा की जगह क्या बैठाएंगे 1 डिग्री में बैठाएंगे, तो 1 डिग्री का मान यहाँ पे दिया हुआ 0.175 और एल जो है हमारे पास कितना है 200। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, डबल जीरो तो उड़ जाएगा, तो 1.75 को क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, 1.75 को 2 से गुना करेंगे तो 3.50 आएगा। 3.50 मिलीमीटर जो होगा कर्तन कार्य के लिए अपेक्षित ऑफसेट होगा। तो राइट आंसर जो होगा बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। लेथ पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन किया जा सकता है, तो लेथ पर कौन सा प्रचालन कर सकते हैं। लेथ पर जो है कताई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कताई, स्निपिंग कर सकते हैं। तो लेथ पर कौन सा प्रचालन कर सकते हैं, स्निपिंग क्या होता है, ये स्निपिंग क्या होता है। स्निपिंग एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें तन्य धातु को की चादरों को घूमती हुई डाई के ऊपर बल लगाकर उसे फैला दिया जाता है। क्या करते हैं, धातुओं को फैलाता है, ठीक है ना। क्या करता है, धातुओं को फैलाते हैं। तन्य धातु को कौन धातु फैलेगा, तन्य धातु। धातुओं का फैलाने का काम क्या करता है, स्निपिंग कराता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। तथा निम्नलिखित में से कौन सा फिनिशिंग प्रक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो फिनिशिंग प्रक्रिया का कौन सा उदाहरण नहीं है, ब्रोजिंग जो है ये फिनिशिंग प्रक्रिया का नहीं है। बाकी बात जितना है जैसे कि ग्राइंडिंग, उसके बाद लेपिंग, हॉर्निंग, ये सभी जो है फिनिशिंग प्रक्रिया का उदाहरण है। ये सभी क्या है, फिनिशिंग प्रक्रिया है। ग्राइंडिंग, लेपिंग, हॉर्निंग ये सभी क्या है, फिनिशिंग प्रक्रिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, डैश अपघर्षी के रूप में लेते हुए इस्पात की ग्राइंडिंग या ग्राइंडिंग चक्र के जरिए किया जाता है। डैश अपघर्षी के रूप लेते हुए, तो कौन सा, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड को अपघर्षी के रूप में लेते हुए स्टील की ग्राइंडिंग चक्र द्वारा किया जाता है। किसको लेके, एल्युमिनियम ऑक्साइड को लेकर, ठीक है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड के कण जो होता है अत्यंत कठोर होता है। क्या होता है, कण जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है। क्या होता है, कठोर होता है। कण जो होता है वो क्या होता है, कठोर होता है अत्यंत और मजबूत होता है, तीव्र धार वाले एब्रेसिव होता है। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो एब्रेसिव होता है वो तीव्र धार वाला होता है। और ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो एब्रेसिव है इसका उपयोग जो होता है कार्बन स्टील, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील आदि की ग्राइंडिंग के लिए करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड का जो एब्रेसिव होता है जिससे ग्राइंडिंग टूल बनाया जाता है उसके द्वारा किसका ग्राइंडिंग करते हैं, तो माइल्ड स्टील जो भी अच्छा किस्म का स्टील है, माइल्ड स्टील, हाई स्पीड स्टील, कार्बन स्टील, ये सभी का ग्राइंडिंग करते हैं। किससे, एल्युमिनियम ऑक्साइड से जो एब्रेसिव से क्या बनता है, ग्राइंडिंग व्हील बनता है। नेक्स्ट है कि व्हील के लोडिंग एवं ग्लेजिंग होने पर क्या करना चाहिए। व्हील के लोडिंग एवं ग्लेजिंग होने पर क्या करना चाहिए, व्हील के लोडिंग और ग्लेजिंग होने पर क्या करना चाहिए, ड्रेसिंग करना चाहिए, ड्रेसिंग होना करना चाहिए, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। ग्लेजिंग को ठीक करने के लिए क्या कार्य करना चाहिए, ड्रेसिंग। जैसे आप आटा चक्की को देखे हैं, आटा चक्की को क्या करते हैं, जब वो खराब हो जाता है, आटा नहीं पिसाने लगता है, गेहूं नहीं पिसाने लगता है, तो क्या करते हैं उसको पहले आपका चीजल से छेनी से क्या करते हैं उसका ड्रेसिंग करते हैं, एकदम गड्ढा बनाते हैं इसे जो कि उसमें गेहूं अच्छे से पिसा है, उसी को कहते हैं ड्रेसिंग। ये बात आप समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन। एक ही दिशा में शाफ्ट के बीच ऊर्जा संप्रेषण करने के लिए
क्या करते हैं, तो एक ही दिशा में शाफ्ट के बीच ऊर्जा ऊर्जा संप्रेषण करने के लिए गियर का उपयोग नहीं किया जा सकता है, गियर का उपयोग नहीं करते हैं। बेल्ट व पुली का उपयोग कर सकते हैं, चैन स्क्रैपर का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीनों राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा उपरोक्त सभी सही होगा, उपरोक्त क्या होगा, सही सही हो जाएगा। गियर जो होता है, गियर जो होता है क्या है, गियर गियर जो होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार वृत्ताकार होता है, देखे होंगे वृत्ताकार डिस्क होता है, जिसे परिधि पर दांतें कटी होती है, साइकिल में देखे हैं गोल वाला, वो क्या होता है, एकदम वृत्ताकार होता है, जिसके परिधि पर क्या होता है, परिधि पर जिसके परिधि पर क्या होता है, दांतें कटा होता है, साइकिल का चैन चढ़ाते हैं ना, बस वही चीज है। नेक्स्ट है कपलिंग एक प्रकार का उदाहरण है जिसका उपयोग किया जाता है। कपलिंग जो है एक प्रकार का उपकरण है। तो कपलिंग किस प्रकार का उपकरण है, कपलिंग कपलिंग जो है वो ट्रेन में कपलिंग करते हैं, जोड़ते हैं एक दूसरे को। कपलिंग एक प्रकार का उपकरण है जिसका उपयोग जो है शक्ति हस्तांतरण के लिए दो दो घूर्णन शाफ्ट को क्या करते हैं, जोड़ने के लिए काम करते हैं, दो घूर्णन शाफ्ट को जोड़ने के लिए काम करते हैं। एक बरौनी जंक्शन से जो तस्वीर आया था, एक ग्रुप डी का कर्मचारी था, वो कपलिंग करने के दौरान क्या हो गया था, दोनों के बीच में दब गया था, वो तस्वीर आपको याद होगा, ठीक है ना। कपलिंग जो होता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। कपलिंग किसके बनाए जाते हैं, कपलिंग जो होता है कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाता है। इसका कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का बनाता है, कास्ट स्टील का बनाता है, कास्ट स्टील का बनाता है। किसी भी चीज को किसी घटना से जोड़ के यदि आप इसको समझेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है पुली के केंद्र से केंद्र की दूरी, पुली से केंद्र की दूरी बड़ी पुली के व्यास से डैश गुना से कम नहीं होनी चाहिए। कितना गुना से कम नहीं होना चाहिए, तो 2 गुने से कम नहीं होना चाहिए। पुली के केंद्र से केंद्र की दूरी बड़ी पुली के व्यास से क्या होना चाहिए, 2 गुना से कम नहीं होना चाहिए। पुली जो है क्या है, पुली जो है एक गोलाकार पहिया है, क्या है पुली जो है, क्या है पुली, क्या है गोलाकार पहिया। इसका आंसर तो हो जाएगा पुली क्या है, एक गोलाकार पहिया है। कैसा पहिया, एक गोलाकार पहिया है, ठीक है ना। इसके माध्यम में एक होल होता है, इसके मध्य में क्या होता है, एक होल होता है जिसमें शाफ्ट फिट किए जाते हैं। होल में क्या फिट किया जाता है, शाफ्ट फिट किया जाता है, ठीक है ना। होल में क्या फिट किया जाता है, शाफ्ट फिट किया जाता है। पुली जो होता है, पुली मुख्यतः रॉट आयरन लकड़ी स्टील का भी बना होता है, गोल गोल, ठीक है। इसमें शाफ्ट रिम देखे हैं, गाड़ी का रिम, रिम जो होता है वो मान लेते हैं वो क्या है, पुली है, और उसके बीच में लगा होता है डंटा, वो क्या है, शाफ्ट है। कोई भी गाड़ी देखेंगे, ये साइकिल ही देखिए, साइकिल का बीच वाला जो रिम होता है, चक्का के बीच में लगा होता है, साइकिल का जो पहिया पहिया के नीचे लगा होता है रिम, और उसके बीच में जो होता है वो शाफ्ट होता है, ठीक है ना। गाड़ी में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बेल्ट द्वारा प्रसारित पावर किस पर निर्भर करता है, तो बेल्ट द्वारा प्रसारित पावर जो होता है, बेल्ट द्वारा प्रसारित पावर जो है पार्श्व और शिथिल पार्श्व के तनाव के अंतर पर निर्भर करता है। पार्श्व और शिथिल पार्श्व के तनाव के अंतर पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्प्लिट पिन का प्रयोग निम्न में से किस नट के साथ किया जाता है। स्प्लिट नट का प्रयोग जो है स्लॉटेड नट के साथ किया जाता है। किसके साथ, स्लॉटेड नट के साथ किया जाता है। आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। स्लॉटेड नट जो होता है हेक्सागोनल की तरह होता है। कैसा होता है, हेक्सागोन होता है, हेक्सागोनल होता है। मतलब इसमें कैसा होगा, 6 जैसे चापाकल में जो नट लगाते हैं उसमें 6 भुजा, 6 साइड होता है, तो हेक्सागोनल नट होता है। स्प्लिट पिन का प्रयोग किस नट के साथ करते हैं, तो स्लॉटेड नट के साथ करते हैं, और वह कैसा होता है, हेक्सागोनल नट होता है, ठीक है ना। कैसा होता है, हेक्सागोनल नट। इसमें इस नट में जो है स्लॉट कटे होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, एक नट को लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। एक नट को लॉक करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, वाशर का प्रयोग करते हैं। वाशर मुख्यतः धातु सीट का बना होता है। वाशर किसका बना होता है, धातु सीट का बना होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। गोल गोल बना होता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक मानक प्रणाली में प्राप्त मूल्य सहिष्णुता की संख्या कितना होता है। तो प्राकृतिक मानक प्रणाली में प्राप्त मूल्य सहिष्णुता की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। जैसे कि उच्च सीमा निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं, सीमांतर कहते हैं। नेक्स्ट है कि सहनशीलता की द्विपक्षीय प्रणाली और सहनशीलता की अनुमानित निम्न पर दी जाती है। किस पर दी जाती है, तो अभिहित आमाप के दोनों तरफ, अभिहित आमाप के दोनों तरफ। यानी कि कह रहा है कि ये टॉलरेंस के बारे में जानते होंगे आप लोग। टॉलरेंस के बारे में तो जान रहे हैं कि अधिकतम उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच के अंतर को सीमांतर यानी कि टॉलरेंस कहते हैं। तभी अभिहित सहनशीलता की द्विपक्षीय प्रणाली, द्विपक्षीय प्रणाली हो गया बायलैटरल टॉलरेंस। क्या हो गया, बायलैटरल टॉलरेंस। बायलैटरल टॉलरेंस पद्धति में क्या होता है, विमाओं पर घन और ऋण दोनों प्रकार के विचलन प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे भी बोला कि अभिहित माप के दोनों तरफ, यहाँ पे पूरा हिंदी दे दिया है, देखिए लिखिएगा यहाँ पे कि विमाओं
विमाओं पर घन तथा ऋण दोनों प्रकार के विचलन प्रदान किए जाते हैं। बायलैटरल टॉलरेंस में क्या होता है, जब मूल माप के दोनों ओर विचलन दिया जाता है, मूल माप के दोनों ओर क्या दिया जाता है, विचलन, प्लस माइनस दोनों दिया जाता है, दोनों ओर विचलन दिया जाता है, ठीक है ना, बायलैटरल टॉलरेंस में। नेक्स्ट है कि बटरेस थ्रेड का कोण कितना होता है, तो बटरेस थ्रेड का कोण आपको याद रखना है बटरेस थ्रेड का कोण जो होता है वो 45 डिग्री होता है, सॉरी, बटरेस थ्रेड का कोण कितना होता है, 45 डिग्री होता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा ये जो 55 डिग्री है वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड का है। 47.5 डिग्री जो है ये ब्रिटिश एसोसिएशन का है। 29 डिग्री जो होता है कौन जो होता है एकमे थ्रेड का कौन 29 डिग्री होता है, इसका एकमे थ्रेड का कौन होता है, ब्रिटिश एसोसिएशन का कितना बताया, एसोसिएशन लिख देते हैं खाली, एसोसिएशन, ब्रिटिश एसोसिएशन का 47 डिग्री और ब्रिटिश स्टैंडर्ड का 55 डिग्री। ये सभी कौन आपको याद रखना है, नीचे दिया गया है। नीचे दिए गए सूचीबद्ध औजारों में HSS पेन को दृढ़ीकरण करने के लिए उच्चतम औजार कौन सा है, तो कौन सा है, एलन की है। क्या है, एलन की। एलन की जो होता है ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का बना होता है और हेक्सागोनल रॉड के टुकड़े का बनाया जाता है, किसका, हेक्सागोनल रॉड के टुकड़े का, हेक्सागोनल रॉड के टुकड़े का बनाया जाता है। इसे एलन रिंच भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एलन रिंच भी कहते हैं, एलन रिंच भी कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि ग्रूव स्क्रू सेट, ग्रू स्क्रू सेट स्क्रू की तरह होती है, अंतर केवल यह प्रकार है कि इसका व्यास लंबाई अपेक्षाकृत कम होता है। इसका उपयोग करते हैं, इसका उपयोग किस लिए करते हैं, तो इसका उपयोग दो पार्ट्सों को आपस में पकड़ने, जैसे कि कॉलर पुल्ली शाफ्ट के ऊपर गियर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ग्रू स्क्रू का प्रयोग जो होता है हल्के कार्यों में किया जाता है, ग्रू स्क्रू का कार्य जो होता है हल्के कार्यों में करते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ओ हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गैल्वेनाइज्ड आयरन सीट को डैश भी कहा जाता है, तो गैल्वेनाइज्ड आयरन, जी फॉर गैल्वेनाइज्ड, आई फॉर आयरन, तो गैल्वेनाइज्ड शीट आयरन को क्या कहेंगे, GI शीट कहेंगे, GI शीट कहेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का डी हो जाएगा। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट को क्या कहेंगे, GI शीट भी कहेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, केवल एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए डैश हैमर का प्रयोग करते हैं। स्ट्राइकिंग मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को ठोकना पीटना, स्ट्राइकिंग करना। केवल एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के सहारे धातु को फैलाने के लिए कौन से हथौड़े का प्रयोग करते हैं, तो क्रॉस पिन हथौड़े का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। क्रॉस पिन हैमर का प्रयोग चोट लगाने के लिए, लाइन में एक ही दिशा में स्ट्राइकिंग लाइन के लिए धातु फैलाने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस हैमर का फेस जो होता है उल्टा होता है, लेकिन पिन जो होता है उल्टा भी की तरह होता है। कैसा होता है, ऐसा पिन होता है, पिन जो होता है एकदम ऐसा पिन होता है, उल्टा भी की तरह, ठीक है ना, हथौड़ा में, क्रॉस पिन हथौड़ा है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि स्क्रेच आंवला का प्रयोग, स्क्रेच आंवल का प्रयोग रेखाएं खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल डैश पर टेपर्ड गाइड किया जाता है। इसका पॉइंट एंगल कितना होता है, 15 से 20 डिग्री, 15 से 20 डिग्री। देखिए स्क्रेच आंवल का प्रयोग जो होता है धातु शीट पर लाइन खींचने के लिए किया जाता है। इसका पॉइंट जो होता है 15 से 20 डिग्री होता है। खरोचनी सुने हैं, खरोचनी ऐसे लोहा का होता है, यहाँ पे हैंडल लगा होता है। इससे क्या करते हैं, 15 से 20 डिग्री पर रहता है, इससे क्या करते हैं, धातु पर लाइनिंग खींचने के लिए प्रयोग करते हैं। इसका पॉइंट जो होता है, खरोचनी का जो पॉइंट होता है, स्क्रेच आंवल को क्या कहते हैं, खरोचनी कहते हैं, ठीक है ना, हिंदी में। इसका जो पॉइंट होता है वो हार्ड व टेम्पर होता है। क्या होता है, हार्ड व टेम्पर होता है, हार्ड भी होता है और टेम्पर भी होता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है जब प्लेट को दूसरी प्लेट, जब एक प्लेट को दूसरी प्लेट के ऊपर रख दो रिवेट द्वारा प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, तो यह जोड़ क्या कहलाता है, यह जोड़ क्या कहलाता है, डबल रिवेट लेप जोड़ कहलाता है। क्या कहलाता है, डबल रिवेट लेप जोड़ कहलाता है। जब एक प्लेट को दूसरे प्लेट के ऊपर रखकर दो रिवीट जानते हैं, रिपीट के द्वारा जोड़ा जाता है, प्लेटों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, यह डबल रिवेट लेप जोड़ कहलाता है, ठीक है ना। रिवेट दो प्रकार के, रिवेट जोड़ जो होता है दो प्रकार का होता है। रिवेट जोड़ कितना प्रकार का, दो प्रकार का, एक लेप रिवेट जोड़, एक बट रिवेट जोड़, ठीक है ना। एक क्या होता है, बट रिवेट जोड़, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। डैश का उपयोग करके मल जल का पंपिंग किया जाता है। डैश का उपयोग करके मल जल का पॉपिंग किया जाता है। किसका, मल जल का पॉपिंग किया जाता है। अपकेंद्रीय पंप का प्रयोग करके मल जल का पॉपिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जल प्रणाल मेंस में साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो जल प्रणाल मेंस में साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है, तो साधारणतः प्रयुक्त पदार्थ जो है वो क्या है, ढलवां लोहा, कास्ट आयरन है। क्या है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन जो होता है यही होता है। कास्ट आयरन जो होता है एक फेरस मेटल है, ये बात तो आपको पता है। इसका गलनांक जो होता है कास्ट आयरन का वो 1100 से 1200 डिग्री सेल्सियस होता है,
ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, पाइप की सामग्री सामग्री का चयन डैश के आधार पर किया जाता है। पाइप की सामग्री का किस पर करते हैं, तरल पदार्थ की प्रकृति पर करते हैं, तरल पदार्थ की प्रकृति पर। बॉयल पानी, जैसे कि तरल पदार्थ बॉयल पानी हो गया, तो बॉयल पानी व स्टीम के लिए कॉपर पाइप का उपयोग करते हैं। किसके लिए, बॉयल पानी या स्टीम के लिए कॉपर पाइप का। मशीनों में लुब्रिकेंट पहुंचाने के लिए एल्युमिनियम पाइप का प्रयोग करते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट। एल्युमिनियम पाइप का कहाँ करते हैं, मशीनों में लुब्रिकेशन के लिए। और बॉयल पानी है, गर्म पानी है, तो कॉपर का इस्तेमाल करते हैं, कॉपर पाइप का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि कास्ट आयरन जॉब की हॉर्निंग के लिए डैश एब्रेसिव का हॉर्निंग टूल प्रयोग करते हैं। तो कास्ट आयरन की जॉब की हॉर्निंग के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो आपका सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग करते हैं। कास्ट आयरन की जॉब की हॉर्निंग के लिए सिलिकॉन कार्बाइड स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है। होनिंग क्या है, होनिंग जो है एक फिनिशिंग प्रक्रिया है। देखिए होनिंग जो है वो क्या है, फिनिशिंग प्रक्रिया है। ठीक है ना, क्या है, फिनिशिंग प्रक्रिया है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कहता है डाइस में सबसे ज्यादा मात्रा में सामग्री, डाइस में सबसे ज्यादा मात्रा में सामग्री इस्तेमाल किए जाते हैं। किसमें, तो होनिंग में सबसे ज्यादा मात्रा में, होनिंग में सबसे ज्यादा मात्रा में सामग्री इस्तेमाल किया जाता है। होनिंग हॉर्निंग टूल से क्या किया जाता है, टूल की सहायता से सिलेंड्रिकल होल में सीमित मात्रा में धातु की कटाई किया जाता है, जिससे वो फिनिशिंग अच्छा से हो। और क्या, इसका मेन काम क्या है, हॉर्निंग का फिनिशिंग करना। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है कि लेपिंग में चार्जिंग मटेरियल डैश होता है। तो लेपिंग में चार्जिंग मटेरियल क्या होता है, तो लेपिंग में जो होता है, लेपिंग में चार्जिंग मटेरियल एब्रेसिव कन होता है। क्या होता है, एब्रेसिव कन होता है। आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, एब्रेसिव कन। लेप बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के एब्रेसिव कनों का इस्तेमाल किया जाता है। लेप बनाने के लिए विभिन्न प्रकार का लेप बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के एब्रेसिव कण का प्रयोग करते हैं। लेपिंग की क्रिया बाहरी और आंतरिक सतह पर किया जाता है। ये बात तो सही है कि लेपिंग का क्रिया बाहरी और आंतरिक सतह पर किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि हैंड टैप्स में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। हैंड टैप्स में किस पदार्थ का, उच्च गति इस्पात का, नहीं उच्च गति नहीं, मध्यम गति इस्पात का प्रयोग करते हैं। हैंड टैप्स में किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं, मध्यम गति इस्पात का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना। हैंड टैप्स को प्लग टैप, हैंड टैप को प्लग टैप या क्या कहते हैं, बॉम्टिंग टैप भी कहा जाता है। प्लग टैप या बॉम्टिंग टैप भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है कि प्लग टैप को डैश नाम से जाना जाता है। अभी तुरंत बताएं किस नाम से, टेपर टैप के नाम से जाना जाता है। प्लग टैप को किस नाम से जाना जाता है, टेपर टैप के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे बताया कि प्लग टैप को किस नाम से जानते हैं, बॉटमिंग टैप से जानते हैं। अभी तुरंत बताएं ये हैंड टैप्स को जो है, हैंड टैप्स को आप क्या कह सकते हैं, प्लग टैप या बॉटमिंग टैप कहते हैं। और प्लग टैप को भी क्या कहते हैं, बॉटमिंग टैप कहते हैं। ठीक है ना। प्लग टैप उसी का उल्टा पूछ दिया था। प्लग टैप को किस नाम से जाना जाता है, बॉटमिंग टैप के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि माइल्ड स्टील प्लेट को ड्रिल करने के लिए उपयुक्त कटिंग टूल फ्लूट होता है। तो माइल्ड स्टील प्लेट को ड्रिल करने के लिए उपयुक्त सोल्यूबल ऑयल कटिंग फ्लूट्स होता है। क्या होता है, सोल्यूबल ऑयल। तो सोल्यूबल ऑयल जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। एल्युमिनियम की कटिंग के लिए, एल्युमिनियम की कटिंग के लिए क्या करते हैं, कौन सा फ्लूट्स, मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम के लिए मिट्टी का तेल का प्रयोग करते हैं। कटिंग फ्लूट्स का प्रयोग जो है औजारों के कार्य करने का जीवन काल बढ़ा देता है। कटिंग फ्लूट्स क्या करता है, औजारों के कार्य का जीवन काल बढ़ा देता है। पानी जो है सबसे सस्ता कूलेंट है। क्वेश्चन नंबर 53 कहता है समान कर्तन वेग के लिए छोटे व्यास वाले प्रवेदनों की तुलना में बड़े व्यास वाले प्रवेदन की आरपीएम डैश होती है। तो बड़े व्यास की आरपीएम कितनी होगी, तो आरपीएम जो होगा कम होगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ड्रिल का एक नंबर का आकार कितना होता है। ड्रिल साइज जो होता है वो नंबर में प्रदर्शित करते हैं। 1 से लेकर 80 तक का ड्रिल साइज होता है। कितना होता है, 1 से लेकर 80 नंबर तक। 1 नंबर का ड्रिल जो होता है सबसे बड़ा आता है। 1 नंबर का ड्रिल जो होता है सबसे बड़ा आता है, सबसे बड़ा होता है। और 80 नंबर का ड्रिल जो होता है वो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा ड्रिल। 1 नंबर के ड्रिल का साइज जो होता है वही पूछा है आपसे। 1 नंबर के ड्रिल का साइज कितना होता है, 0.228 इंच का होता है। ठीक है ना, 0.228 इंच का। 80 नंबर का जो ड्रिल होता है उसका साइज पूछ दिया तो आपसे, तो 0.135 ठीक है ना। ये सबसे छोटा क्या है, ड्रिल है। ये सबसे बड़ा ड्रिल है 1 नंबर का। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कहता एल्युमिनियम में ड्रिलिंग करने हेतु व्यास जो है 12 mm का उच्च गति इस्पात ड्रिल आरपीएम की गणना करें। एल्युमिनियम का कर्तन गति 50 मीटर प्रति मिनट है। ठीक है, तो V इक्वल टू क्या होता है, पाई डी एन।
पाई डी एन, कर्तन गति बराबर क्या होता है, पाई डी एन बटा में 1000। तो हमको यहाँ आरपीएम गणना करना है, मतलब एन निकालना है। एन इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन इक्वल टू वी इंटू 1000। तो वी कितना है, वी जो है आपका ये पता वी आपका 50 है, तो 50 गुना 1000, 50 गुना 1000, ये वी गुना 1000 कर दिए बटे में पाई डी। पाई का मान ले लेते हैं 3.14 और डी का मान 12। इसको सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा कितना, सॉल्यूशन करेंगे तो 1326 आरपीएम आएगा। कितना आएगा, 1326 आरपीएम आएगा। वी इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000, तो एन इक्वल टू ना होगा वी गुना 1000 बटे में पाई डी, बटे में पाई डी। तो डी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 12 mm, वी का वैल्यू दिया है 50, तो एन निकाल लेंगे। एन निकाले तो कितना आया, 1326 आरपीएम। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पाइप बैंड टेम्पलेट का क्या कार्य है, तो पाइप बैंड टेम्पलेट का कार्य जो है मुड़े पाइप के रेडियस को चेक करना। क्या है, मुड़े पाइप के रेडियस को चेक करना। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। पाइप बैंड टेम्पलेट के द्वारा मुड़े हुए पाइप की स्थिति को चेक किया जाता है, स्थिति को चेक किया जाता है या रेडियस को चेक किया जाता है, ठीक है ना। या माइल्ड स्टील के पतले तार का बनाया जाता है। पाइप बैंड टेम्पलेट जो होता है ना, ये माइल्ड स्टील के पतले तार का बनाया जाता है। नेक्स्ट है जिग, एक डिवाइस है। कैसा डिवाइस है, तो जिग एक ऐसा डिवाइस है जो वर्क पीस को क्या करता है, लोकेट करता है, लोकेट करता है, क्या करता है, लोकेट करता है। और कटिंग टूल को क्या करता है, गाइड करता है, कटिंग टूल को गाइड करता है और वर्क पीस को क्लैंपिंग करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, वर्क पीस को लोकेट करता है, वर्क पीस को गाइड करता है, वर्क पीस को क्लैंपिंग करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिग का कुछ उद्देश्य है, जॉब को सही स्थिति पर कटिंग टूल को गाइड करने के लिए तथा प्रोडक्शन दर को बढ़ाने के लिए, विभिन्न साइज के जॉब को मजबूती से पकड़ने तथा स्थिति निर्धारित करने के लिए, मल्टीपल जॉब को एक साथ पकड़ने के लिए, ये सभी जिग का उद्देश्य है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस रीमर का इस्तेमाल के द्वारा नहीं किया जा सकता है, निम्नलिखित में से किसी रीमर के इस्तेमाल के द्वारा नहीं किया जा सकता है। किसको, छिद्र की उत्पत्ति रीमर के द्वारा नहीं कर सकते हैं। रीमर का इस्तेमाल से छिद्र की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, लेकिन रीमर क्या है, एक प्रकार का कटिंग टूल है। रीमर किससे बना होता है, हाई स्पीड स्टील से बना होता है या हाई कार्बन स्टील से, हाई कार्बन स्टील से बना होता है, हाई कार्बन स्टील से या हाई स्पीड स्टील से बना होता है। रीमर के द्वारा जो फिनिशिंग का कार्य किया जाता है, फिनिशिंग में इसका व्यास 0.02 mm से लेकर 0.15 mm तक इसका व्यास को धातु काट सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि यदि कर्तन गति जो है आपका 40 मीटर प्रति मिनट है और फीड जो है आपका दिया है, फीड दिया हुआ है, कहता है जॉब पर टुकड़ा जिसका लंबाई 400 mm और व्यास जो है 50 mm है, तो पूर्ण कट के लिए आवश्यक समय ज्ञात कीजिए। समय ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, टाइम ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो टाइम ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से एन निकालेंगे। एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू 1000। तो वी कितना दिया हुआ, वी आपका 40 दिया हुआ। वी इक्वल टू पाई डी एन बटा 1000 होता है, तो एन इक्वल टू वी इंटू 1000। तो वी 40 गुना 1000 करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एन निकालेंगे बटे में क्या करेंगे, पाई डी। पाई का मान कितना है, तो पाई का मान आप लगा दीजिए 3.14 गुना डी का मान कितना है 50 mm। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 254। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको एन निकालना। एन बराबर कितना आ गया 254। अब मिटाते हैं तो एन बराबर 254 लिख लीजिए। अब आपको क्या करना है, टर्निंग का समय निकालना है, टाइम निकालना है ना। तो टाइम बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, जॉब की लंबाई गुना कांटों की संख्या। तो जॉब की लंबाई कितना है, जॉब की लंबाई जो है 400 mm है, 400 mm है। कांटों की संख्या जो है वो कितना है, कांटों की संख्या जो है वो 1 है। तो 400 गुना 1, कट की संख्या, जॉब का एक टुकड़ा आता है ना, कट की संख्या कितना है 1 है। तो 400 गुना 1 ये कर लिए, बटे में क्या करेंगे, आरपीएम। आरपीएम यानी कि 1, आरपीएम निकला था, एन निकला था, एन कितना आया था 254 गुना में इसका जो फीड आया था, फीड गुना में फीड 0.5। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आएगा 3.14 मिनट आएगा। 3.14 मिनट आंसर क्या आ जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। कोनों को परिष्कृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइल का प्रयोग करते हैं, तो कोनों को परिष्कृत करने के लिए बेरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। किसका, बेरेट फाइल का। कोनों को परिष्कृत करने के लिए बेरेट फाइल का प्रयोग करते हैं। इस रेती का आकार कैसा होता है, त्रिभुजाकार। त्रिभुजाकार रेती का जो कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है, ये बात आपको पता है। नेक्स्ट है कि डबल कट फाइल के ओवरकट तथा अपकट दांत कितने डिग्री का होता है। डबल कट फाइल में जो होता है ओवरकट दांत जो होता है और अपकट दांत जो होता है, ओवरकट 70 डिग्री और अपकट जो होता है 51 डिग्री का। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। डबल कट फाइल का प्रयोग जो है साधारण कार्यों के लिए किया जाता है, वर्कशॉप में
साधारण कार्यों के लिए डबल कट फाइल का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। रेती का यानी कि फाइल का हार्डनेस जो होता है 60 से 64 HRC होता है। कितना होता है? 60 से 64 HRC इसका हार्डनेस होता है। डबल कट फाइल के द्वारा क्या किया जाता है? हार्ड मेटल का फाइलिंग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 60 डिग्री से अधिक माप वाले कोनों को रेतने के लिए किस प्रकार के रेती का प्रयोग करते हैं? तो किस प्रकार का? त्रिकोणीय रेती का प्रयोग करते हैं। 60 डिग्री से अधिक कोण मापने के लिए त्रिकोणीय यानी त्रिभुजाकार रेती का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इसमें 3 समान आयताकार फेस होता है और इस पर क्या होता है? सिंगल कट का दांत होता है। त्रिकोणीय रेती पर क्या होता है? सिंगल कट का दांत होता है और ये सभी 60 डिग्री से अधिक माप वाले कोनों को रेतने के लिए प्रयोग करते हैं। वर्गाकार रेती का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो क्या होता है? वर्गाकार रेती का क्रॉस सेक्शन वर्गाकार होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 25 mm में 20 दांतों वाली रेती कहलाती है। 25 mm में 20 दांतों वाली रेती क्या कहलाएगी? 25 mm में 20 दांतों वाली रेती जो है खुरदरी रेती कहलाएगी। ऑप्शन नंबर 1। रफ फाइल में जो है 7 से 8 दांत होता है। बस्टर्ड फाइल में 10 से 12 दांत होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। 22 क्लैंप का उपयोग डैश के लिए करते हैं? क्लैंपिंग करने के लिए। 22 क्लैंप का उपयोग जो है परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए, परिष्कृत पृष्ठ को सुरक्षित रखने के लिए। बेंच वाइज वर्कशॉप में महत्वपूर्ण टूल है, आपको पता है। बेंच वाइज जो है महत्वपूर्ण टूल है। बेंच वाइज के ऊपर क्या करते हैं? बेंच वाइज के ऊपर क्या करते हैं? आप जॉब को बांधकर फाइलिंग, थ्रेडिंग, ट्रैपिंग, रिमिंग ये सभी कार्य करते हैं। सामान्य कार्य के लिए बेंच वाइज जो होता है 106 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर फिक्स्ड किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि पाइप 22 को पकड़ती है कितने बिंदु पर? पाइप 22 जो है वो कितने बिंदु पर पकड़ती है? तो 4 बिंदु पर पकड़ती है। पाइप 22 जो है 4 बिंदु पर पकड़ती है। पाइप 22 जो होता है जिसका जॉ जो होता है वो भी आकार का होता है। कैसा होता है? भी आकार का और 90 डिग्री के कोण पर बनाया जाता है। पाइप 22 का जॉ जो होता है भी आकार का और 90 डिग्री का बना होता है। इसे प्लम्बर वाइज भी कहते हैं। प्लम्बर इसका यूज करता है पाइप 22 का। प्लम्बर वाइज भी कहते हैं। पाइप 22 को क्या कहते हैं? प्लम्बर वाइज भी कहते हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका यहाँ पे बेलनाकार जॉब, ये तो हो गया ना, पाइप 22 के बारे में चल रहा था। नेक्स्ट है कि 66 नंबर। बेलनाकार जॉब को डैश के द्वारा सहारा दिया जाता है। तो बेलनाकार जॉब को किसके द्वारा सहारा दिया जाता है? वी ब्लॉक के द्वारा सहारा दिया जाता है। किसके द्वारा? वी ब्लॉक के साथ सहारा दिया जाता है। बेलनाकार जॉब को वी ब्लॉक के साथ सहारा दिया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर है। कर्तन द्रव्यों के मूल कार्य क्या होते हैं? तो कर्तन द्रव्य का मूल कार्य जो होता है उपकरण और कार्य भाग को शीतल करना, ठीक है ना। कटिंग फ्लूइड्स का प्रयोग जो होता है मशीनिंग क्रिया में अधिक प्रभावी एवं सुगमता। कर्तन द्रव्य जो यानी कि कटिंग फ्लूइड, इसको कटिंग फ्लूइड ही कहते हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य जो होता है ये क्या होता है? उपकरण के साथ वर्कपीस को ठंडा करना, ठीक है ना। चिप्स और टूल को पीस्ट को के बीच घर्षण को कम करने के लिए, चिप्स को दूर बहाने के लिए, जो कटिंग हुआ उसके चिप्स को दूर बहाने के लिए, चिप्स के उपकरण को कर्तन धार पर वेल्ड होने से बचाने के लिए, ये सभी इसका कार्य है, ठीक है ना। तथा निम्नलिखित में से किस ताप पर स्नेहक बहने लगेगा? किस ताप पर स्नेहक बहने लगेगा? 4 पॉइंट पर। 4 पॉइंट ताप पर क्या होता है? स्नेहक डाले जाने पर बहने लगता है। 4 पॉइंट क्या है? वह तापमान है 4 पॉइंट वह तापमान है जिस पर द्रव्य क्या होता है? द्रव्य बहने का गुण प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि चित्र में दर्शाए गए लुब्रिकेशन विधि का नाम बताइए। तो चित्र में दर्शाए गए लुब्रिकेशन विधि क्या है? स्प्लैश लुब्रिकेशन है। स्प्लैश लुब्रिकेशन विधि जो होता है मशीन पार्ट्स को लगातार ऑयलिंग की जाती है। इसमें 2 प्रकार का लुब्रिकेशन प्रयोग में किया जाता है। प्रयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट है कि आपको एल्युमिनियम पर चूड़ी काटना है तो निम्नलिखित में से किस शीतलक द्रव्य का उपयोग करेंगे? तो एल्युमिनियम में चूड़ी काटना है तो लॉर्ड तेल का प्रयोग करेंगे। किसका? भारी तेल का, लॉर्ड तेल का प्रयोग करेंगे। बहुत भारी रेडियल लोड और डबल रोलर बियरिंग का प्रयोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है? बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो बहुत भारी रेडियल भार के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डबल रोलर बियरिंग का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है बियरिंग एक्सियल और त्रिज्यीय रेडियल दोनों प्रकार के भार सहन कर सकती है। तो क्या भार सहन कर सकती है? एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉयलर का, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं कि बॉल बेयरिंग के रेसेस बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? बॉल बेयरिंग के रेसेस बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? क्रोमियम इस्पात का प्रयोग करते हैं। किसका? क्रोमियम इस्पात का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कि मशीनों को प्रतिदिन की जाने वाली देखभाल को क्या कहते हैं? मशीनों के प्रतिदिन देखभाल को रूटीन मेंटेनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? रूटीन मेंटेनेंस। और आज का अंतिम सवाल, निवारण अनुरक्षण क्या कहलाता है? तो निवारण अनुरक्षण क्या कहलाता है? तो नियमित अनुरक्षण कहलाता है। निवारण अनुरक्षण यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसका कुछ उद्देश्य है मशीनों को निरंतर चालू रखना तथा साफ सुथरा रखना, ठीक है। मशीनों को जंग से बचाना नियमित अनुरक्षण का कुछ उद्देश्य है।
इसको इंग्लिश में प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। मशीनों को जंग से बचाना, उत्पादन में वृद्धि करना, खर्च की कमी करना, मशीनों के जीवन काल को बढ़ाना, इसलिए नियमित अनुरक्षण करते हैं। तो कैसा लगा सेशन, कमेंट करके बताइएगा। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के बीच शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।